प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले 2 वीडियोज़ में प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों के रूप में भारतीय धर्म ग्रंथों एवं ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों की भूमिका के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों के रूप में पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों एवं विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें अभिलेख, कलाकृतियाँ, स्मारक या भग्नावशेष तथा मिट्टी के बर्तन व सिक्के इत्यादि। अर्थात इन साक्ष्यों में अधिकांशतः उनको सम्मिलित किया जाता है जो उत्खनन में प्राप्त हुई सामग्री है या फिर किसी स्थान पर लिखित लेख, स्थान पर कोई गुफाओं में, ताम्रपत्रों पर, स्तंभों पर लिखित जो लेख है उनको भी पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में सम्मिलित किया जाता है। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में जो प्रथम प्रकार के जो साक्ष्य हैं वो है अभिलेख या उत्कीर्ण लेख। अभिलेख अर्थात किसी स्थान पर खुदे हुए या उत्कीर्ण किए हुए लेख। अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। प्राचीन भारतीय शासकों, सामंतों, समृद्ध लोगों ने समय समय पर अपनी विजयों, कीर्ति, दान, सत्कर्म अथवा समारोह की स्मृति में अनेकों अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। ये जो अभिलेख हैं वो स्तंभ शिलाओं, गुफाओं, मूर्तियों, प्राकारों या बर्तनों या ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण है। जो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख है ये। इनमें इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासात्य नामक वैदिक देवताओं के नाम उत्कीर्ण है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से जो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं कब के हैं, 1400 ईस्वी पूर्व के हैं। किन किन वैदिक देवताओं के नाम हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासात्य। भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो अशोक के हैं। अशोक के पूर्व के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। ये जो अशोक के अभिलेख हैं ये 300 ईस्वी पूर्व के लगभग के हैं। प्रारंभिक जो अभिलेख है गुप्त काल से पूर्व के वो प्राकृत भाषा में है, किंतु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। अभिलेखों से शासकों के नाम, उनकी वंशावली, तिथि, कर्म तथा उनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा अभिलेखों से साहित्यिक रचनाओं की भी पुष्टि होती है। जो प्रमुख प्राचीन भारत के जो प्रमुख अभिलेख हैं, कुछ प्रमुख अभिलेख, उनका विवरण इस प्रकार है। पहला अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख, जो कि उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। ये कलिंग शासक खारवेल का अभिलेख है तथा इससे खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का कर्मिक वर्णन प्राप्त होता है। यह तिथि रहित अभिलेख है, इसमें तिथि का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। दूसरा है जूनागढ़ अथवा गिरनार का अभिलेख, जो कि गुजरात से प्राप्त हुआ है तथा ये उज्जैन के शक सत्रप रुद्रदामन का अभिलेख है। इससे हमें रुद्रदामन का विवरण व गिरनार की सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है नासिक गुफा लेख, जो कि महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है तथा सातवाहन वंश से संबंधित है। सातवाहन वंश की गौतमी पुत्र बलश्री एवं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का वर्णन इस अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा गौतमी पुत्र सातकर्णी की सैनिक सफलताओं व अन्य कार्यों का भी विवरण नासिक गुहा लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है नानाघाट अभिलेख, जो कि महाराष्ट्र में है। नागानिका नामक सातवाहन शासक नागानिका के द्वारा ये उत्कीर्ण करवाया गया, जो कि सातवाहन शासक सातकर्णी की पत्नी थी नागानिका। इस अभिलेख से सातकर्णी प्रथम के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। ये नागानिका सातवाहन
शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी और इसी ने ये अभिलेख नानाघाट अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समय का है तथा इस अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त की विजयों एवं नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है। अगला अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का है। इस अभिलेख से यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अगला अभिलेख है अहोल अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है तथा यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय का है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का। इस अभिलेख से सम्राट हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश का शासक था, तथा पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश का शासक था, उनके बीच हुए युद्ध का वर्णन है, वो हमें अहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। इस अभिलेख से गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है बितरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, जो बितरी है वो गाजीपुर यूपी में है तथा जूनागढ़ गुजरात में है। यहाँ से दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बितरी से और जूनागढ़ से। ये स्कंदगुप्त के अभिलेख हैं तथा जो गुप्त शासक स्कंदगुप्त था उसके जीवन की पर महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी बितरी तथा जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख, जो कि बंगाल शासक विजयसेन का है। इस अभिलेख से विजयसेन के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है उत्तर मेरूर अभिलेख, जो कि तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है तथा ये चोल शासक प्रांतक प्रथम का अभिलेख है। इस अभिलेख ये जो अभिलेख है उत्तर मेरूर अभिलेख, ये इनसे 919 में 921 ईस्वी के दो अभिलेखों से चोल काल में स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मेहरौली अभिलेख, जो कि दिल्ली से प्राप्त हुआ है। ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है और इससे चंद्रगुप्त द्वितीय की सैनिक विजयों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है विल्सड अभिलेख, जो कि कुमारगुप्त प्रथम का है। इसे कुमारगुप्त तक के गुप्त शासकों की वंशावली ज्ञात होती है। अगला अभिलेख है अयोध्या अभिलेख, जो कि उत्तर प्रदेश से मिला है। ये धनदेव, जो कि पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या का राज्यपाल था, धनदेव के द्वारा उत्कीर्ण अभिलेख है। इस अभिलेख से पुष्यमित्र द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है स्तंभ लेख, जहाँ प्राकृतिक शिलाएं उपलब्ध नहीं थी। ये जो अभिलेख थे वो शिलाओं पर उत्कीर्ण थे और जहाँ प्राकृतिक शिलाएं उपलब्ध नहीं थी वहाँ लेख लिखवाने के लिए प्रस्तर स्तंभों का प्रयोग हुआ है। स्तंभ लेखों में जो अशोक के स्तंभ लेख हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनके अलावा यूनानी शासक हेलियोडोरस का विदिशा का स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख तथा चंद्रगुप्त का मेहरौली का स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त का बितरी स्तंभ लेख विशेष महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट है स्तूप लेख। भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए स्तूप बनवाए गए और इन स्तूपों के तोरणों एवं वेष्टनियों पर अंकित जो लेख होते थे वो स्तूप लेख कहलाते थे। ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन मूर्तियों पर उत्कीर्ण लेख भी इतिहास निर्माण में सहायक होते हैं, जो मूर्ति लेख होते हैं। नेक्स्ट है ताम्रपत्र लेख। अभिलेख ताम्रपत्रों पर भी लिखे गए हैं जिनमें प्राचीन नरेश तथा सामंत जब कभी कभी किसी व्यक्ति को दान अथवा इनाम देते थे तो उनको ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करा के देते थे। ऐसे ताम्रपत्रों से अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे शासक तथा उसके वंश का संक्षिप्त परिचय, जिसके समय वो ताम्रपत्र लिखा गया था, दानग्राही एवं उसके वंश, शाखा एवं गोत्र का वर्णन, दान का अवसर, जैसे किसी विजय के अवसर पर या तीर्थ ग्रहण आदि धार्मिक कार्यों के अवसर पर दान दिया जाता था तो उसका विवरण दान पत्र पर या ताम्रपत्र पर लिख दिया जाता था। इसके अलावा अग्रहार भूमि, उसकी माप एवं सीमा या दान की गई धनराशि का उल्लेख भी
किया जाता था ताम्रपत्रों पर, और विभिन्न करों की सूची इत्यादि भी ताम्रपत्रों पर लिख दी जाती थी। जो स्तूप लेख है वो भारत के कुछ प्रमुख स्तूप हैं। पिपरावा जो कि सर्वप्राचीन स्तूप है, उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा ये स्तूप मौर्य युगीन है पिपरावा का। इसके अलावा बरहुत का स्तूप जिसे 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया था। इसके अलावा सारनाथ का दामेक स्तूप है जो कि वाराणसी में है, अशोककालीन है। तथा सांची का स्तूप, सांची में 3 स्तूप मिले हैं जिनमें जो सबसे बड़ा स्तूप महास्तूप है जो कि अशोक के द्वारा निर्मित है तथा शुंगों के द्वारा इसको विस्तृत करवाया गया। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत, वो है कलाकृतियाँ। प्राचीन काल की बहुत सी कलाकृतियाँ, भित्ति चित्र, स्तंभ, मूर्तियाँ, मंदिर, खिलौने, आभूषण, मोहरें आदि भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है, जिनके अध्ययन से प्राचीन भारतीय इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। इन कलाकृतियों में से बहुत सी जो कलाकृतियाँ हैं वो खंडित अवस्था में पाई गई है। सिंधु घाटी के विभिन्न क्षेत्रों से भी अनेक प्रकार की ये कलाकृतियों के नमूने मिले हैं जिनकी सहायता से हम सिंधु सभ्यता के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सके हैं। गुफाओं में निर्मित भित्ति चित्रों से भित्ति चित्र जो कि गुफाओं में निर्मित है, उनमें अजंता जो कि महाराष्ट्र में गुफाएं प्राप्त हुई है, 29 बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित, तथा सीतानवासल गुफाएं जो कि तमिलनाडु से जैन गुफाएं हैं जैन धर्म से संबंधित, बादामी की गुफाएं जो कि कर्नाटक से है जिनमें हिंदू एवं जैन धर्म संबंधित चित्र है, तथा बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश से जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है इत्यादि। ये जो गुफाएं हैं इनसे भित्ति चित्र भी मिले हैं। इन चित्रों से समकालीन कला एवं संस्कृति पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा जो कलाकृतियों में जो पत्थर, तांबा, कांस्य एवं पीतल की बनी मूर्तियां हैं उनसे भी इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। नेक्स्ट है स्मारक और भग्नावशेष। स्मारकों एवं भग्नावशेषों से भी इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। जो प्राचीन भारतीय स्मारक है वो तत्कालीन भारतीय वास्तुकारों, शिल्पकारों एवं चित्रकारों के उद्गारों को प्रस्तुत करते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, पाटलिपुत्र आदि के जो भग्नावशेष है वो अपने अपने युग की कहानी बयां करते हैं। स्मारकों के रूप में जो सुरक्षित मंदिर, स्तूप, गुफाएं, मूर्तियां, स्तंभ, तोरण, चित्र आदि से भी भिन्न भिन्न कालों की कलाओं एवं उनके विषयों तथा शैलियों का अध्ययन किया जा सकता है। इनके सूक्ष्म अध्ययन से हम इतिहास के कालक्रम को भी निश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्मारक एवं भग्नावशेष है ये अपने युग के लोगों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी देने में भी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इसके अलावा इन स्मारकों एवं भग्नावशेषों से विभिन्न वेशभूषाओं एवं हाव भाव इत्यादि से उस युग की धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं की भी जानकारी मिल जाती है। स्मारकों एवं भग्नावशेषों पर विदेशी प्रभाव के आधार पर हम विदेशों के साथ भारत के संबंधों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों से भी स्मारक प्राप्त हुए हैं जो कि भारतीय इतिहास निर्माण में सहायक है। उदाहरण के रूप में दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए गए भारतीय स्मारकों से यह जानकारी मिलती है कि प्राचीन युग में जो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र था उसमें भारतीय धर्म एवं संस्कृति का जबरदस्त प्रभाव रहा होगा। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन एवं मोहरें या मुद्राएं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से उत्खनन में प्राप्त मिट्टी के बर्तन तथा मुद्राओं से भी इतिहास निर्माण में विद्यार्थियों को सहायता मिलती है। इनके सूक्ष्म अध्ययन से काल निर्माण व उस युग की कला पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जो प्राचीनतम बर्तन एवं मोहरें हैं वो सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुई है, परंतु इन पर जो खुदे हुए लेख है वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। फिर भी इनके अध्ययन से सिंधु सभ्यता के विविध पक्षों की हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। मुद्राओं पर अंकित लेख एवं चित्रों से तत्कालीन साहित्य एवं कला की स्थिति का भी आभास
हमें मिलता है। नेक्स्ट है सिक्के। सोने, चांदी, तांबे और पीतल के जो प्राचीन सिक्के हैं वो भी इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। सिक्कों पर शासकों का नाम, उनकी उपाधि, तिथि, राज चिन्ह, धर्म चिन्ह अंकित होते हैं, जिनसे राजवंशों के काल निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। इसके अलावा सिक्कों के द्वारा राजाओं के उल्लेखनीय कार्यों की भी जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर कनिष्क के जो सिक्के प्राप्त हैं उन पर अंकित बौद्ध, हिंदू, ईरानी एवं यूनानी देवताओं के नाम उस बौद्ध नरपति की धार्मिक सहिष्णुता के परिचायक है। ऐसे ही जो समुद्रगुप्त के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों पर अंकित अश्व एवं यूप तथा अश्वमेध पराक्रम लेख के द्वारा उसके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ किए जाने का बोध कराते हैं। तो वीणा अंकित उसके जो सिक्के हैं वो उसके संगीत प्रेम को दर्शाते हैं। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। विद्यार्थियों, भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के हैं, जो कि ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इनको आहत मुद्राएं भी कहते हैं तथा पंचमार्क इसलिए कहते हैं कि इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां खुदी हुई है। सर्वप्रथम जो लेख वाले सिक्के हैं, स्वर्ण सिक्के लेख वाले, वो हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से ही सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण स्थापित हुआ। भारत में जो सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं वो गुप्त शासकों ने जारी किए। कुषाण शासकों में जो विम कदफिसस था उसने सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए। शीशे व प्रोटीन के सिक्के सातवाहन शासकों के द्वारा चलाए गए। तो विद्यार्थियों, ये कुछ सिक्कों का विवरण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईस्वी सन की 3वीं शताब्दी तक के इतिहास की जानकारी के जो मुख्य स्रोत हैं वो वस्तुतः सिक्के ही है। राज्यों की समृद्धि एवं संपन्नता के स्तर को निर्धारित करने में भी सिक्कों से मदद मिलती है। इसके अलावा सिक्कों के प्राप्ति स्थानों से राज्यों की सीमाएं निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, इतिहास जानने के स्रोत के रूप में जो प्राचीन इतिहास भारतीय इतिहास है उसको जानने के स्रोत के रूप में है विदेशियों के विवरण या विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य। प्राचीन भारत के इतिहास की रचना में विदेशी लेखकों के विवरण लेख तथा ग्रंथों से भी महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। इनमें भी जो यूनानी, चीनी, तिब्बती लेखकों के जो विवरण है वो अधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम है यूनानी लेखक। यूनानी लेखकों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: सिकंदर के पूर्व, सिकंदर के समकालीन तथा सिकंदर के बाद के यूनानी लेखक। पहले है सिकंदर के पूर्व। प्रथम है स्काइलैक्स। स्काइलैक्स ईरान या फारस के सम्राट दारा का यूनानी सैनिक था। दारा ने इसे सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था तथा इसने सिंधु घाटी के बारे में लिखा तथा अरब और मकरान के तटों का पता भी स्काइलैक्स ने लगाया। नेक्स्ट है हिकेटियस मिलेट्स। ये एक प्रसिद्ध भूगोलवेता था। मिलेट्स उसने स्काइलैक्स के विवरण तथा ईरानियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपना ग्रंथ भूगोल लिखा, जिसमें सिंधु प्रदेश का विवरण भी इस मिलेट्स ने दिया है। नेक्स्ट है हेरोडोट्स। सर्वविदित है विद्यार्थियों कि हेरोडोट्स को क्या कहते हैं? इतिहास का जन्मदाता। इसने एक अपना ग्रंथ लिखा हिस्टोरिका, जिसमें इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण व्याख्याएं की है इसने। तो हिस्टोरिका में पश्चिमोत्तर भारत की जातियों का उल्लेख भी मिलता है, परंतु जो हेरोडोट्स ने हिस्टोरिका में भारत का विवरण लिखा है उसका विवरण सुनी सुनाई बातों पर निर्भर था। इस कारण इसको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है क्रेटेशियस, जो कि ईरानी दरबार में राजवैद्य था। इसने भारतीयों एवं ईरानियों से तथ्य संग्रह कर इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। विद्यार्थियों, इंडिका ग्रंथ 3 लेखकों ने अलग अलग काल में लिखा है। एक है क्रेटेशियस, नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे मेगस्थनीज ने भी इंडिका लिखी थी, और इसके अलावा एक और लेखक था जिसने इंडिका लिखी थी, वो था एरियन। इसके बाद है
सिकंदर के समकालीन जो यूनानी लेखक वो सिकंदर के जो समकालीन जो लेखक हैं वो सिकंदर की सेना के साथ आए थे भारत, जिनमें से नियार्कस जो कि सिकंदर के जहाजी बेड़ों का सेनापति था, सिकंदर का जल सेनापति था, उसके लेखों के अवशेष स्ट्रैबो एवं एरियन के ग्रंथों में सुरक्षित है। जो नियार्कस है उसके खुद के लेख उसने जो लिखे थे वो तो अब विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन स्ट्रैबो और एरियन के ग्रंथों में इनका विवरण मिलता है। नेक्स्ट है ओनेसाइक्रेटिस, जिसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। बाद में है एरिस्टोबुलस ने युद्ध का इतिहास लिखा, जिसके कुछ अंश एरियन एवं प्लूटार्क के विवरण में है। भारत पर सिकंदर के अभियान की जो कहानी है वो इन्हीं यूनानी लेखकों के विवरण से प्राप्त होती है, जो क्योंकि किसी भी भारतीय लेखक ने अपनी रचना में सिकंदर के भारत अभियान का उल्लेख नहीं किया है। सिकंदर के बाद के यूनानी लेखक, इनमें है मेगस्थनीज, अति महत्वपूर्ण है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी नरेश सेल्यूकस का राजदूत था तथा इसने भारत पर इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, जो उसके प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित था, परंतु कालांतर में ये विलुप्त हो गया। परंतु परवर्ती लेखकों ने इस ग्रंथ के अनेक अंश उद्धरण के रूप में अपने ग्रंथों में सुरक्षित रख छोड़े हैं। नेक्स्ट है डायमेकस या डिमेकस, जो कि मेगस्थनीज की भांति सम्राट बिंदुसार के दरबार में सीरिया के यूनानी सम्राट एंटियोकस का राजदूत था, तथा ये जो डायमेकस था इसका लिखा ग्रंथ भी विलुप्त हो गया। केवल स्ट्रैबो की रचना में इस ग्रंथ के कुछ उद्धरण मिलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रैबो, जो कि एक यूनानी लेखकों में ये जो स्ट्रैबो है इसका नाम अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक आलोचनात्मक इतिहासकार था। उसने समस्त जो इसके पूर्ववर्ती ग्रंथ थे उन ग्रंथों के अध्ययन एवं देश विदेश की अपनी यात्रा के बाद अपने ग्रंथ भूगोल की रचना की, और इसमें भारत के बारे में भी अनेक महत्वपूर्ण बातें हैं वो मालूम होती है। नेक्स्ट है प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास नेचुरल हिस्टोरी का नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें भारत का विवरण भी है। नेक्स्ट है एरियन ने इंडिका और सिकंदर का आक्रमण नामक 2 ग्रंथ लिखे। विद्वानों का मानना है कि एरियन का दृष्टिकोण भी स्ट्रैबो की भांति आलोचनात्मक है और उसका जो विवरण है वो अधिक सही है। अगला जो लेखक है वो है पेट्राक्लीज पूर्वी देशों का भूगोल लिखा, जिसमें भारत का विवरण भी दिया गया है। नेक्स्ट है टोलमी, जो कि ईसा की 2री शताब्दी का रोमन लेखक था। इसने भारत के भूगोल के संबंध में लिखा। इसका जो बनाया हुआ भारत का नक्शा है वो अब तक उपलब्ध है। एक अज्ञात लेखक के द्वारा पेरिपेल्स ऑफ एरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ मिला है, जो कि अज्ञात लेखक की रचना है। इसके लेखक का नाम अभी तक नहीं मिल पाया है। इससे भारत के भूगोल, व्यापार आदि के बारे में अच्छी जानकारियाँ मिलती है। अगले जो लेखक हैं वो है चीनी लेखक। चीन में बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण भारत और चीन का संबंध बहुत अधिक दृढ़ हो गया था। धर्म संबंध स्थापित होने पर केवल भारतीय लोग ही चीन नहीं गए, अपितु अनेक चीनी बौद्ध धर्म, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन करने तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए भारत आते रहे। उनमें से जो कुछ समकालीन जो थे, उन्होंने समकालीन भारत की राजनीति, धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति का भी महत्वपूर्ण उल्लेख किया। ये जो चीनी लेखक है, इनके जो विवरण है भारतीय इतिहास की अमूल्य निधि है। ऐसे लेखकों में पहला है सुमा चीन, जिसे चीनी इतिहास का पितामह कहा जाता है, तथा ये ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में लिखे इतिहास ग्रंथ में भारत के संबंध में इसने बहुत सी बातें लिखी। नेक्स्ट है फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था तथा ये बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने के लिए भारत आया तथा लगभग 15-16 वर्ष 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा तथा इसने फोक्यो की नामक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसे तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक विशेषतः बौद्ध धर्म पर प्रकाश डाला है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति पर प्रकाश
इसने डाला है अपने ग्रंथ में। नेक्स्ट है ह्वेनसांग, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत आया। 629 से 645 ईस्वी तक यह भारत रहा, 16 वर्ष तक। इसने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था। इसका जो भारत का यात्रा वृत्तांत है वो सी युग की कहलाता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ह्यू ली, जो कि ह्वेनसांग का मित्र था और इसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। उसी के प्रसंगवश भारत के बारे में भी बहुत सी बातें लिखी, जिसकी जानकारी उसे ह्वेनसांग से प्राप्त हुई होगी। नेक्स्ट है इति सिंह, जो कि 7वीं सदी के अंत में भारत की यात्रा करता है। यह अंतिम उल्लेखनीय चीनी यात्री था। इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया और अपने यात्रा वृत्तांत को लेखबद्ध किया। बौद्ध शिक्षा संस्थाओं, भारत की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में भी इसने महत्वपूर्ण विवरण लिखा है। नेक्स्ट है मातवान लिन, जो कि हर्ष के पूर्वी अभियान पर प्रकाश डालता है। अगला है चाउजू कुआ, जिसने चोलकालीन इतिहास लिखा है। नेक्स्ट है तिब्बती लेखक। तिब्बती लेखकों में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है लामा तारानाथ, जिसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 बौद्ध ग्रंथों की रचना की। इन दोनों ग्रंथों में भारत संबंधी विवरण है, परंतु उसका विवरण धार्मिक पक्षपात एवं अविश्वसनीय तथ्यों से भरा पड़ा है। नेक्स्ट है अरब लेखक। अरब से आने वाले लेखक। प्राचीन काल में अरब देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहा था। जो अरब सौदागर थे वो व्यापार वाणिज्य के निमित्त निरंतर भारत आते रहते थे। उनमें से कुछ ने भारत के बारे में भी लिखा। इनमें है सौदागर सुलेमान। इसने सलसिलातुत तवारिक नामक ग्रंथ लिखा। इसका पहला भाग इसने लिखा सौदागर सुलेमान ने, तथा दूसरा भाग अबू जईद ने लिखा, परंतु इसका विवरण सुनी सुनाई बातों पर आश्रित है। नेक्स्ट है इब्न खुर्दाद। इसने अपनी पुस्तक लिखी किताबुल मसालिक वल ममालिक, जिसे राज्यों एवं राजमार्गों एवं राज्यों की पुस्तक कहा जाता है। इस ग्रंथ में भारत के अनेक स्थानों तथा नगरों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है अल मसूदी, जिसने मरुजुल जहब यानी स्वर्ण का रम्य क्षेत्र नामक ग्रंथ लिखा। ये अल मसूदी एक आलोचनात्मक इतिहासकार था तथा इसने तत्कालीन भारतीय राजनीति, समाज, धर्म का अच्छा विवरण दिया है। नेक्स्ट है अबू इसहाक अल इस्तखरी। इसने अपना ग्रंथ लिखा किताबुल अकोलम, जिसे जलवायु की पुस्तक कहा जाता है। इसमें सिंध एवं आसपास के क्षेत्र का मानचित्र एवं भारत के अनेक नगरों का नामोल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है अलबरूनी, जो कि 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसने अपनी पुस्तक लिखी तहकीक हिंद अरबी भाषा में। इसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला है। महमूद गजनवी के द्वारा अलबरूनी को बंदी बना लिया जाता है। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसको राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। अलबरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी एवं संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था और गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। नेक्स्ट है सुलेमान, जो कि 9वीं शताब्दी में आया था तथा इसने पाल एवं प्रतिहार शासकों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है अल मसूदी, जो कि 10वीं शताब्दी में भारत आया, बगदाद का यात्री था तथा इसने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारियाँ दी है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के विभिन्न साक्ष्य उपलब्ध हैं। आवश्यकता है कि इन विभिन्न स्रोतों का स्वतंत्र एवं तुलनात्मक अध्ययन किया जाए ताकि हम उनमें निहित प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर प्राचीन भारत का प्रामाणिक इतिहास ज्ञात कर सकें। तो विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।